औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द रिजल्ट डे। और विदाउट फर्दर एडो और डिले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके कल के पेपर को और आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करने वाले हैं। रिजल्ट के बारे में हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था और बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड भी था, तो इंशाल्लाह ऑल थिंग्स विल बी शेयर्ड टू ऑल ऑफ यू लेटर, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्कॉलरशिप पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने आया था वो था ही इज गोइंग टू लाहौर डैश कार, और इसमें ऑप्शन था ऑन, थ्रू, यूजिंग एंड नन ऑफ देम। तो यहां पर सबसे पहले ब्लैंक में अगर आप पढ़कर देखें ही इज गोइंग टू लाहौर ऑन कार, तो रॉन्ग, क्योंकि कार के ऊपर बैठकर तो कोई लाहौर जा नहीं सकता। ही इज गोइंग टू लाहौर थ्रू कार, तो थ्रू का मतलब है आर पार हो जाना, यानी कि कार में से गुजर कर भी लाहौर जाना मुमकिन नहीं है। ही इज गोइंग टू लाहौर यूजिंग कार, ऐसा भी कभी सुना नहीं है। आपको याद होगा कल मैंने कहा था आपसे कि हम चाहते हैं हम स्कॉलरशिप विन करें, और जब आपको सही जवाब समझना है तो गलत को मार्क करें कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो तीनों में से कुछ नहीं हो सकता, बचा ही डी, आंख बंद करके उस पर टिक करना था। सो द आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2, ही वेंट डैश पार्क, ही वेंट डैश पार्क, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना था। टू द पार्क, द पार्क, टू पार्क या नन ऑफ देम। सो ही वेंट द पार्क, आप जानते हैं वेंट के साथ टू तो लगता ही है, और है ही वेंट टू पार्क, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि पार्क का आप यहां पे नाम नहीं ले रहे, तो यहां पर एक सपोर्टिव आपके पास आर्टिकल आएगा, या तो आ आएगा या फिर द आएगा, और दोनों सही हैं। ही वेंट टू आ पार्क, यानी कि आप रैंडमली किसी भी पार्क चले गए तो हम ऐसे कहते हैं आई वेंट टू आ पार्क, मतलब रास्ते में कोई पार्क है, रैंडमली आप किसी, एंड ही वेंट टू द पार्क, इट मींस आप किसी खास पार्क की तरफ इशारा कर रहे हैं, मे बी इट इज नियरेस्ट टू योर रेजिडेंस, या कोई ऐसा पार्क जिसके बारे में लिसनर ऑलरेडी जानता है कि आई वेंट टू द पार्क, इशारा करते हुए बताते हैं द पार्क, किसी खास पार्क की आप बात कर रहे हैं। सो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट था, ही वेंट टू द पार्क। उसके बाद यहां पर एक बंदा असैसिनेशन कर रहा है, किसी की गन से फायर कर रहा है, विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग। चारों ही ऑप्शंस में असैसिनेशन, 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 असैसिनेशन लिखा है, बट हर ऑप्शन में स्पेलिंग डिस्टर्ब है, स्पेलिंग में लेटर्स को थोड़ा बहुत शफल किया गया है, कुछ कम या ज्यादा किया गया है। तो चलें, हालांकि स्पेलिंग है, बट इस स्कॉलरशिप पेपर का इसको पहला टफ क्वेश्चन मान लेते हैं कि पहला टफ क्वेश्चन है 3, जिसमें स्पेलिंग पूछी गई थी असैसिनेशन की। आप कार्टून्स में, आप ड्रामाज में, आप मूवीज में, इवन कि आप न्यूज में ये वर्ड बहुत ज्यादा देखते और सुनते हैं, बट फिर भी चलें इसको हम मान लेते हैं कि ये मुश्किल था। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ असैसिनेशन इज दिस वन। किसी की किलिंग करना, मर्डर करना, टारगेटेड, उसको हम असैसिन करना कहते हैं, और नाउन के तौर पे असैसिनेशन। उसके बाद साइनोनिम ऑफ केयरफुल इज, आपको याद होगा कल मैंने आपसे एक जुमला कहा था, वो जुमला मैं रिपीट कर रहा हूं। ये टेस्ट ना आपकी स्मार्टनेस को जज करेगा, ये टेस्ट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जज करेगा। इस टेस्ट में 15 नंबर लाने के लिए आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, इस टेस्ट में 15 नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने आपसे कहा था आपको सिर्फ स्मार्ट रहना है और बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। और मैंने आपसे कहा था समझ रहे हैं ना, आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। तो अपनी इस गुफ्तगू के दौरान 1 नंबर तो मैंने आपको गिफ्ट किया था, बहुत जोर देकर मैंने बार बार वर्ड विजिलेंट कहा था, और मैंने कहा था आपने बहुत एहतियात से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर करना है, बहुत विजिलेंट रहते हुए पेपर करना है। सो आई होप सो के नाउ फ्रॉम नाउ यू कांट फॉरगेट दिस वर्ड विजिलेंट, जिसका मतलब केयरफुल या मोहतात रहना होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ यू मार्क्ड लविंग एज ए साइनोनिम ऑफ केयरफुल। तो हर उसमें एक ट्रैप भी था, क्योंकि हम उसकी केयर करते हैं वुमन जिससे हम प्यार करते हैं, बट अक्सर आपसे कहा जाता है यू हैव टू बी केयरफुल, देयर मे बी अ थीफ, केयर हो सकता है। तो अब चोरों से मोहतात रहने के लिए आप केयरफुल वर्ड तो यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते भाई यहाँ बहुत चोर है जरा प्यार करो। क्या करेंगे हम प्यार करके चोरों से,
ठीक, उनसे तो हम मोहतात रहेंगे, उनको हम पहचानेंगे। तो यही वजह है कि साइनोनिम और एंटोनिम, बाकी तो दोनों वर्ड इसके ऑपोजिट थे, यानी कि बाकी दो ऑप्शंस तो इसके ऑपोजिट थे। इग्नोरेंस केयरफुल का ऑपोजिट है, नेग्लिजेंस केयरफुल का ऑपोजिट है। अब दो ही वर्ड बचे थे, एक लविंग और एक विजिलेंट। तो इसका आंसर तो आपको मैंने गिफ्ट कर दिया था कि आपको, और मैंने आपसे कहा था समझ रहे हैं ना, विजिलेंट रहना पेपर में, मैंने इस टोन में कल आपसे कहा था, और बहुत से बच्चों ने इस चीज को पिक किया। उसके बाद आ जाइए द बहुत ही आसान सिंगुलर प्लूरल। द प्लूरल ऑफ माउस इज, चूहा एक और एक से ज्यादा चूहे, माइस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन लाइन से ऑप्शन ए करेक्ट चल रहे हैं। 2 का ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए, उसके बाद 6। बहुत आसान था ये भी, आपको बहुत, यानी कि छोटे बच्चों की 3-4 क्लास की अगर आप इंग्लिश की कॉपी उठा के देखें ना, तो उसमें आपको मैस्कुलिन फेमिनिन में ये बहुत आराम से मिलते हैं। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द वर्ड बैचलर इज, ऑप्शन ए बैचलरी। यकीनन अगर बैचलर उर्दू का लफ्ज होता तो इसका मोनस बैचलरी होता, जैसे बेचारा तो बेचारी, वैसी बैचलर तो बैचलरी, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट एन उर्दू वर्ड, राइट। तो इसका नेक्स्ट था बैचलर्स। ये एक ट्रैप था कि बैचलर का ऐसा लगता है जैसे बैचलर्स होगा, और बैचलर बैचलरेट, तो इसका सही जवाब था बैचलरेट, ऑप्शन डी। और अब लाइन से ऑप्शन डी चलने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड? यू नो द कंपाउंड वर्ड when you made a word by joining two meaningful words, that is called compound word। जब आप दो माने वाले अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज बनाते हैं तो इंग्लिश रूल्स के मुताबिक आप उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। साइंस में भी कंपाउंड का मतलब यही होता है कि जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़कर कुछ देखते हैं तो फिर वो कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड वर्ड यहां पर पूछा गया था इन ऑप्शंस में, वो कौन सा वर्ड है जो कंपाउंड नहीं है? कंपाउंड नहीं है। पहला ऑप्शन था टुडे। टुडे दो वर्ड्स का मिलाप है, एक वर्ड टू और एक डे। डे मतलब दिन, और टू से मुराद है अभी का, आज का दिन, राइट। तो इस सेंस से ये आज को हम कहते हैं टू डे, ठीक। और इसको हम टू डेट भी कहते हैं, अप टू डेट, यानी कि आज की तारीख तक, टू डे आज का दिन, राइट। तो ये तो पक्का पक्का कंपाउंड वर्ड था। उसके बाद आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे गर्ल्स, बॉयज का मुझे पता नहीं है, आई होप तो नहीं करते होंगे। लिपस्टिक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी था लिपस्टिक। लिपस्टिक में भी दो वर्ड्स आप देख सकते हैं, एक लिप और एक स्टिक, यानी कि लिप्स पे लगाने वाली स्टिक को हम, जो मुख्तलिफ कलर्स की हो सकती है, लिपस्टिक कहते हैं। तो ये भी दो मीनिंगफुल वर्ड्स का जॉइन है, तो ये भी कंपाउंड है, मगर हमें ढूंढना है वो वर्ड जो कंपाउंड नहीं था। उसके बाद नेकलेस। नेकलेस, नेकलेस आप जानते हैं ये भी दो वर्ड है, नेक और लेस, जिसे आप टांग रहे हैं, ठीक। लेसेस आप जानते हैं हैंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो नेक लेस, ये भी दो वर्ड्स का मिलाप है। सो दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड वर्ड। द लास्ट वन इज सीजन। अब ये भी कंपाउंड वर्ड है, सी भी मीनिंगफुल है, सन भी मीनिंगफुल है, लेकिन सीजन में ना तो समंदर और ना बेटा है, और ये सीजन नहीं है, ये सीजन कुछ नहीं होता, ये होता है सीजन। ये महज एक कोइंसिडेंस है कि यहां पर भी आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं इस सीजन में, मगर ये दो वर्ड्स में सी और सन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि ये वर्ड सीजन इन दो वर्ड्स के मिलने से नहीं बना, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक। सीजन क्या है? ये इट इज जस्ट लाइक अ स्पेल, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होने वाला इवेंट है। आजकल आमों का सीजन चल रहा है, अभी अभी वर्ल्ड कप का, क्रिकेट का सीजन खत्म हुआ है, तो इस तरह से बहुत बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, तो इस तरह से हम बहुत कुछ वर्ड सीजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट एमसीक्यूज फ्रॉम सेक्शन ए इंग्लिश पोर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन? इनमें से कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है? तो आप जानते हैं नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ऑप्शन ए था मैनी, ऑप्शन बी था सम, ऑप्शन सी था इफ, और ऑप्शन डी था अगेंस्ट। तो इनमें सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन, इस पे आपको सर्किल करना था, वो था अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, राइट। सो प्रीपोजिशंस आप जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसमें बहुत तफसील से इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, मगर चलिए काम करते हैं। अगेंस्ट शायद प्रीपोजिशन के तौर पर इतने लोग ना समझ पाते हो इसको,
तो इसको भी हम टफ में डालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था इस पेपर में कितने टफ क्वेश्चंस हैं, आपको याद होगा 3 या 4 टफ क्वेश्चंस है। इट मींस कि मैंने कहा वो 3 और 4 का मार्जिन है आपके पास, 15 पर आप स्कॉलरशिप विन कर जाएंगे, ऐसा ही है। तो अगर आप 3-4 सवालात हटा दें तो भी 16 to 17 मार्क्स आप आराम से ला सकते थे बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड, और 15 मार्क्स पर आप स्कॉलरशिप विन कर रहे थे, राइट। तो पेपर आपके सामने और भी आपके हाथों में भी आएगा, जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इस पेपर का जो स्टैंडर्ड, मैंने आपसे कहा, ये रिफ्लेक्शन है इस इदारे के एजुकेशन स्टैंडर्ड की। उसके बाद आ जाइए, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है, बट 7-8 क्लास से स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया जाता है। इवन एक 8 क्लास में जो बच्चे मैथ की बुक पढ़ते हैं उसमें बाकायदा तौर पर रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिफाइन किया जाता है। तो 8 क्लास के लेवल का क्वेश्चन था, 8 क्लास में आके स्टूडेंट को पता चल जाता है कि 22/7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई, it is just for easiness, it is introducing to make the solution easier and shorter. That is why we introduce 22/7 as a value of pi, but in fact it is not the value of pi, it is an approximate value of pi, right? तो ये approximate value है। जो pi की असल वैल्यू है वो इनफाइनाइट पे चली जाती है, यानी कि वो आप समझ लें कि एंडलेस है, वो रिकरिंग डेसिमल है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना खत्म होने वाली वैल्यू। एक काम करते हैं, ये वैल्यू ऑफ पाई को भी, हालांकि आप अपनी 8 क्लास की मैथ की बुक देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा पाई, एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर्स में आपको पाई मिल जाएगा। बट एक काम करते हैं, इस सवाल को भी टफ में डाल देते हैं, 9, राइट। अच्छा, 10 में कहा गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? कोई भी जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, लाइक टायर है, प्लेट है, या जो भी चीज दायरे में है, आप उसकी आउटलाइन की लेंथ मालूम कीजिए, इस शेप से इसको लपेट दीजिए और ये देखिए इसकी आउटलाइन कितनी है। ये लेंथ कहलाती है सरकमफ्रेंस। दिस लेंथ इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। जितनी भी आ रही है, 10 सेंटीमीटर, 20 इंचेस, 5 meters, whatever be the value, doesn't matter. It is the length of the outline of the circle. This is circumference. Circumference divided by diameter. Diameter आप जानते हैं जो मैक्सिमम चौड़ाई गेन की है सर्किल ने, यानी कि मैक्सिमम उसका वो लेवल कि जिधर ये सर्कल सबसे ज्यादा चौड़ा था, तो वो लाइन डायमीटर मेंशन करती है, जो कि हमेशा सेंटर से गुजरती है, क्योंकि सेंटर से दायरा सबसे ज्यादा अपनी चौड़ाई को गेन कर चुका होता है, फिर आप वापस वो उसको रिड्यूस करना शुरू करता है। तो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। तो मैथमेटिशियन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, वो ये कि दुनिया में चाहे आप किसी बॉटल का कैप लें, इतना सा सर्कुलर ऑब्जेक्ट, या आप कोई बहुत ही बड़ा जाइंट सर्किल ले लीजिए, बहुत बड़ा, जब कभी भी आप किसी भी दायरे की आउटलाइन की लेंथ लेंगे, जो बड़े सर्किल की बहुत ज्यादा आएगी, छोटे सर्किल की बहुत छोटी आएगी, और जब कभी उसका डायमीटर लेंगे, वो भी बड़े सर्किल का बहुत बड़ा आएगा और छोटे सर्किल का बहुत छोटा आएगा। बट मैथमेटिशियन ने अल्लाह ताला की इस कुदरत को जब पहचाना तो सब बहुत हैरान रह गए कि सर्किल चाहे जितनी बड़ा क्यों ना हो, जितनी छोटा क्यों ना हो, उसकी वैल्यू जितनी बड़ी क्यों ना हो और जितनी छोटी क्यों ना हो, जब हम आगे घर पे जाके अपनी जो खाने की प्लेट है ना, उस पर आज ही जाके तजुर्बा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। एक चेप लीजिएगा, सर्कुलर प्लेट की गिर्द लपेटिएगा, उसकी वैल्यू नोट डाउन करके लिखिएगा, फिर उसका डायमीटर उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, एंड देन डू डिवाइड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मैथमेटिशियन ये जानकर हैरान हुए कि कितने ही बड़ा सर्किल है, कितने ही छोटा सर्किल हो, जब कभी भी आप उस सर्किल के सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं, हमेशा खास वैल्यू आती है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, 3.151 एंड सो ऑन, इस तरह वो चलती चली जाती है। फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि यार जब कभी भी हम सर्किल के डायमीटर को से सर्किल के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं तो इतनी बड़ी सी वैल्यू आती है 3.151 एंड सो ऑन, ये चलती चली जाती है। तो इस तरह की वैल्यू को बार बार बोलना, बार बार लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो किसी मैथमेटिशियन ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इसको ऐसे कहने के बजाय 3.151 एंड सो ऑन, इसका हम कोई नाम रख दें। जैसे जब हम भी दुनिया में आते हैं तो हमारा कोई नाम रख दिया जाता है जस्ट फॉर आइडेंटिटी। तो किसी मैथमेटिशियन ने मशवरा दिया कि एक काम करते हैं, ग्रीक लेटर का एक ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर उठा लेते हैं, एक अल्फाबेट उठा लेते हैं जो कि कुछ ऐसे बनता है, इसे पाई कहते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका नाम आज से पाई रख देते हैं। तो यूं 3.151 से पाई वजूद में आया और यहां से पाई निकला। पाई का ताल्लुक एक दायरे और उसके डायमीटर के डिवीजन से। सिंपल, जो दायरे के आउटलाइन की लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे आप पाई कहते हैं। सो व्हाट इज पाई?
pi is the ratio of the circumference and the diameter of any circle. This is the short, smart and the clear cut definition of pi. तो ये जो था ये सिंपल सर्कमफ्रेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई आता है। और आप अच्छे से बात जानते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते तो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, आप ऑप्शन में अगर पाई फिट करते तो आपको पता है ना डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस होता है। तो इसका मतलब है r प्लस आर डी होता है। तो r प्लस आर का मतलब d 2r होता है। तो अगर आप b की जगह 2r पुट कर दें और 2r उधर उठा के ले जाए तो यहां डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r। ये फॉर्मूला आप लोग 4-5 क्लास से ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं कि सर्किल की आउटलाइन की लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। वो फॉर्मूला भी मैथमेटिशियन ने ऐसे ही बनाया था, पहले पाई इंट्रोड्यूस किया और फिर सिंपल इस तरह से फॉर्मूला बना। तो आप यहां से भी इसको क्लिक कर सकते थे। जो भी जानता है कि सर्कमफ्रेंस, और जो भी नहीं छोटे बच्चे जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है, ऐसे ही है सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है। और 2r क्या होता है, 2r डायमीटर होता है। तो इट मींस कि आप 2r की जगह क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर पाई को अकेला छोड़ दें तो डायमीटर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां क्या रह गया, पाई। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। और यही तो सवाल था, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर इक्वल्स टू पाई। तो आप एक बेसिक सिंपल से फॉर्मूले से भी इसके जवाब तक पहुंच सकते थे, मगर हम इसको भी मुश्किल सवाल में डाल देते हैं। 3, 8, 9, 10, राइट। अच्छा उसके बाद आ जाइए 11 में क्वेश्चन नंबर 4। 11 में क्लास 4 क्लास 5 से आपको नंबर्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया जाता है। प्राइम नंबर जो एग्जैक्टली 2 टेबल्स में आते हैं, कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से 2 टेबल्स में आते हैं, एक अपने और एक 1 के। मगर 1 एक ऐसा नंबर है जो ना 2 नंबर्स में आता है ना 2 से ज्यादा नंबर्स के टेबल में आता है। 1 सिर्फ एक ही नंबर के टेबल में आता है, यानी कि खुद के टेबल में। इसी वजह से 1 कहलाता है यूनिक नंबर। तो इसका सही ऑप्शन यूनिक था। ये 4 क्लास के लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद एक और 4 क्लास के लेवल का क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 8 एंड 12। अब आपको 4 क्लास में बात बताई जाती है कि मल्टीपल किसे कहते हैं। याद रखिएगा मल्टीपल टेबल्स में आने वाले नंबर्स को कहते हैं। लाइक अगर कोई आपसे पूछता बताओ 2 के मल्टीपल्स क्या है, वो आपसे कह रहा है 2 का टेबल सुनाओ। 2 के मल्टीपल्स क्या है, मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 8 के मल्टीपल्स बताओ, 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 102 एंड सो ऑन, चलते चला जाएगा, राइट। 9 के मल्टीपल्स बताओ, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117 एंड सो ऑन। ये सारे 9 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, राइट। 12 के मल्टीपल्स बताओ, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156 एंड सो ऑन। ये सब चल रहे हैं 12 के मल्टीपल्स। और यहां में हमें क्या चाहिए था, 6, 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनमें से वो नंबर जो 6 के टेबल को पढ़ने से भी आ जाता हो, जो 8 के टेबल के पढ़ने से भी आ जाता हो और जो 12 के टेबल के पढ़ने से भी आ जाता हो, दैट नंबर विल बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 8 एंड 12। ये कॉन्सेप्ट भी क्लास 4 का होता है, क्लास 4 क्लास 5 पे कॉन्सेप्ट होता है। तो 72 को अगर आप देखें तो 6 के टेबल में भी आता है, ये 8 के टेबल में भी आता है, 8 9s आर 72, और ये 12 के टेबल में भी आता है, 12 6 are 72, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 6 में आता है, 12 में आता है, बट 8 में नहीं आता। 3 तो इनमें से किसी में भी नहीं आता, 2 भी इनमें से किसी में भी नहीं आता। लेकिन 2 वो नंबर है जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो ये ट्रैप था 2। एक्चुअली 2 फैक्टर है। ऐसा नंबर जो अपने टेबल में लेकर आता है वो फैक्टर कहलाता है, और वो नंबर जो खुद टेबल में आता है वो मल्टीपल कहलाता है, राइट। सो दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। अच्छा जी, 13 में कहा जा रहा है आफ्टर 20% इंक्रीमेंट द न्यू सैलरी ऑफ अ वर्कर इज 30,000। परसेंटेजेस आपको पता है, आपको 7, 8 क्लास से ये पढ़ाई जाती है। आफ्टर 20% इंक्रीमेंट द न्यू सैलरी ऑफ अ वर्कर इज 30,000। देखिए एक वर्कर है, उसकी नई सैलरी है 30,000, ये है उसकी न्यू सैलरी। और इस वक्त हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। न्यू सैलरी है, मगर ये न्यू सैलरी कब हुई है, जब उसकी पुरानी सैलरी कितना इजाफा किया गया है, जब उसकी पुरानी सैलरी में 20% का इजाफा किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ,
कोई ऐसा अमाउंट था जिसका जब 20% लिया गया तो एक आंसर आया जो आपको बताना था, और फिर वो उसकी पुरानी सैलरी में प्लस किया गया, तब नई सैलरी आई। देखिए बहुत सीधा हिसाब है। मिसाल के तौर पर एक वर्कर किसी फैक्ट्री में वर्किंग करता है, उसकी सैलरी 20,000 है। कुछ महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वहां की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि आपका काम बहुत अच्छा है, हम आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ से 10% इंक्रीज कर रहे हैं। चले 20% ही करते हैं, सवाल के मुताबिक 20% हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं। तब आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है। आज आप इंशाल्लाह परसेंट का भी वो कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि आप में से बहुत से लोग बहुत सारी परसेंटेजेस डायरेक्टली बताने लग जाएंगे। परसेंट, देखिए सेंट वर्ड से आपको पता निकला है सेंचुरी, जिसका मतलब 100 होता है, और पर मतलब हर 100 पर 20 रुपए का इजाफा। इसे हम ट्रांसलेट या आप डिफाइन कर सकते हैं 20% को। 20% मींस हर 100 पर 20 रुपए का इजाफा, राइट? अच्छा, अगर हर 100 पे 20 रुपए का इजाफा होता है तो 200 पे कितना इजाफा होगा? जी, अगर 100 पे 20 रुपए का इजाफा होता है, हर 100 रुपए भी 20 रुपए बढ़ाकर दिए जाते हैं, तो फिर 200 रुपए पर कितना बढ़ाकर दिया जाएगा? वेल डन, 40 रुपीज। बी कॉन्फिडेंट, नो प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा गलत जवाब देंगे ना, याद रखिएगा, मिस्टेक्स मेक यू परफेक्ट। If you wanna be a perfect, then you have to make mistakes, right? Mistakes is the best opportunity that we must avail, right? तो जाहिर बात है 100 पर 20 तो 200 पर 40 रुपए। अच्छा, अगर 100 रुपए पर 20 रुपए का इजाफा हो रहा है तो आपके ख्याल में फिर 10,000 रुपीज पर कितना इजाफा होना चाहिए? अगर हर 100 पर 20 रुपए का इजाफा हो रहा है तो 1000 पे कितने का इजाफा होना चाहिए? 200। वेल डन, बिल्कुल सही है। 1000 पर 200 का इजाफा होना चाहिए। 20,000 पर कितना इजाफा होना चाहिए? 20% के हिसाब से। थोड़ी जीरोस कम है। वेल डन, 4000। ठीक, अब मैंने आपको ट्रिक बताता हूं। मैंने आपसे कहा था ना, आप इंशाल्लाह जबानी पसंद लग जाएंगे। तो भी आपने कॉन्सेप्ट से निकाल लिया कि यार 20,000 का 20% बनता है 4000। इसको आप कैसे स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर आप 20,000 का 20% लेना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करें, आप 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 4, और कितने जीरोस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 2 जीरोस आप आखिर से कैंसिल कर दें, यानी कि हम डेसिमल को लास्ट से उठा के 2 डिजिट्स पहले ले आते हैं। तो क्या परसेंटेज बनी? 20,000 की 20% कितनी बनी? 4,000 बनी। और याद रखिएगा, जब हम 20% 30% लेते हैं तो बात मतलब अगर थाउजेंड्स की तो 1000 के परसेंट थाउजेंड्स में आएगी। अब देखिए बहुत आसान है। अगर मैं आप में से किसी से पूछता हूं कि बताओ 6000 का 30% कितना होगा? 6000 का 30%, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 3 क्या आएगा? 18। और टोटल कितने जीरोस हैं? 4। और पॉइंट को आखिर से उठाकर आप इधर ले आए, मतलब 1800.00। इट मींस कि 1800 होता है 6000 का 30%। कौन बताएगा 8000 का? और से सुनिएगा, 8000 का 60% क्या होगा? व्हाट विल बी द 60% ऑफ 8000? 8000 का 60%। एक्सीलेंट, वेल डन। व्हाट्स योर नेम? जबरदस्त, वेल डन ख्वाजा। कौन बताएगा 9000 का 20%? वेल डन, 1800। एक्सीलेंट। कौन बताएगा 25,000 का 10%? 2500। कौन बताएगा 80,000 का 30%? 80,000 का 30%। 80,000 का 30%। 24,000। सिंपल, ये है परसेंटेज। तो बिल्कुल वैसे यहां पर 20% सैलरी इंक्रीज हुई थी। तो अब आप देखें, पहला ऑप्शन क्या था? 4000। अगर उसकी सैलरी 4000 इंक्रीज हुई थी तो इसका मतलब इससे पहले कितनी थी? 26,000। 26,000 का 20% तो कभी भी नहीं बन पाएगा 30,000। मतलब 20% अगर आप ऐड करें तो ऐड होगा 30,000, तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 26,000 का 20% जब आप लेंगे, बताएं कितना आएगा? वेल डन, 5200, 5200 आएगा। और जब आप 26,000 में ये 5200 प्लस करेंगे तो उसकी नई सैलरी कितनी बन रही है? 31,200। इट मींस द आंसर इज रॉन्ग। ये आंसर गलत है। आंसर नंबर 2 देखें, 5000।
ठीक, अगर पास या इंक्रीमेंट हुआ था तो 30,000 से पहले कितनी सैलरी होनी चाहिए? 25,000। अब अगर इंक्रीमेंट हुआ था तो 25,000 का 20% हुआ था, जरा 25,000 का 20% लेकर देखिएगा कितना आता है। 25,000 का 20%, मतलब 25 टू 50, मतलब 5,000। भाई आप 2 जीरो कैंसिल कर दे, 5,000 और 25,000 में 5,000 प्लस करें तो नई सैलरी कितनी बनती है? पकड़ लिया, 30,000, राइट। बट चलें एक काम करते हैं, हालांकि मैंने बहुत आसान सवाल भी टफ में डाले, इसको भी आप टफ में डालना है। यह है 30, राइट। और उसके बाद बस आगे अब कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली क्वेश्चन नहीं है। जनरल नॉलेज तो खैर आई थिंक इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकती थी। ink is so sticky, so that is why it takes some time to erase the content on the board, but I am trying my best. Okay, that's enough for now. अच्छा जी, नेक्स्ट। ये तो वो काम है जो कि आप बचपन से कर रहे हैं, हर एक को बड़ा शौक होता है अपने परसेंटेज को जानने का। A student obtained 16 marks out of 20 in a scholarship, find his percentage. तो आपको पता है आप बचपन से काम कर रहे हैं, जब आप परसेंट निकालते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखते हैं फ्रैक्शन में और मैक्सिमम मार्क्स आप नीचे रखते हैं। और परसेंटेज का मतलब यही है कि अगर स्टूडेंट 20 में से 16 नंबर ले रहा है तो अगर उसका 100 नंबर का टेस्ट होता है तो वो कितने लेता? दिस इज व्हाट वी से परसेंटेज, कि अगर आप इसी 20 नंबर के पेपर को इसको स्टैंडर्ड को उठाकर 100 नंबर का पेपर बना दें तो वो कितने नंबर ले रहा है। इसलिए अगर टोटल आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं 800 नंबर का पेपर है तो हम पूरे 800 को कॉन्ट्रैक्ट करके 100 नंबर पर ले आते हैं कि अगर इसके पूरे के पूरे इल्म को, परफॉर्मेंस को 100 नंबर पे लाके जांचा जाए, तोला जाए तो वो 100 में से कितने नंबर लेता है। दिस इज कॉल्ड परसेंट। जिसकी 72% आई, इट मींस कि अगर उसकी पूरी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो पूरी नॉलेज है, उसकी प्रिपरेशन है, उसको 100 नंबर पे जांचा जाए तो वो 72 नंबर्स लाने की एबिलिटी रखता है। दिस इज कॉल्ड 72%, राइट। तो बस, और फिर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से। तो ये तो बहुत सिंपल था। ऑब्टेन मार्क्स थे 16, मैक्सिमम मार्क्स थे 20, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल। वैसे ऐसे कट करना मुनासिब नहीं होता, वजह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और मिसाल के तौर पर 235 को डिवाइड करना है 225 से, आपको पता है 9 जवाब आएगा। बट जब हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं ना तो जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं जब ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो सकता है तो भाई ऐसे 5 से 5 भी कैंसिल होना चाहिए और जवाब क्या आना चाहिए? 22 और 1, और नीचे 1 लिखते नहीं है। सो 22 इज द आंसर। सो दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ कटिंग। क्लियर? द करेक्ट वे इज कि आप इसको कंप्लीट कैंसिल करें, कि अगर आप इसको 0 कैंसिल करें, इट मींस आप 10 से इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 10 10s are 100 and 10 2 are 20। देन अगेन आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5s are 10, और आप 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, चलें 5 से मल्टीप्लाई करवाने की भी आसान सी ट्रिक जान लीजिए। अगर आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाते बस को हाफ कर दीजिए, हाफ कर दो तो पॉइंट एक डिजिट आगे ले जाइए अगर पॉइंट में जवाब आ रहा है तो, अदरवाइज बस हाफ कर दें। और हाफ करने से अगर सिंगल वैल्यू आ रही तो बस उसमें 0 लगा दें, यानी कि अगर राउंड ऑफ आंसर है तो आगे 0 लगा दें, राउंड ऑफ नहीं आ रहा तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दें। तो 16 5 था, 16 का हाफ 8 के आगे 0 लगा दें, क्या बना? कौन बताएगा? 12 5 था 60, 12 का हाफ 6, 0 लगा दिया। कौन बताएगा? 18 5 था, वेल डन, 90, 18 का हाफ 9, उसका आपने वो हाफ कर लिया। जल्दी से कौन बताएगा? 44 5 था और 22 के आगे 0 भी लगाइए, 220। एक्सीलेंट, योर क्विक मैथ्स हैज बीन स्टार्टेड, दैट्स रियली ब्रिलियंट। जल्दी से कौन बताएगा? अब ट्रिकी है, 15 5 था, 15 5 था, वेल डन, 75। क्योंकि आप पॉइंट को एक डिजिट 0 लगाने का मतलब है पॉइंट को आप एक डिजिट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो 7.5 से आप पॉइंट को एक डिजिट फॉरवर्ड कर देंगे तो 75 बन जाएगा, राइट। एंड इन लास्ट, जल्दी से कौन बता सकता है? 165 जा, 165 जा। Who will be the first? Well done, 800। 160 का हाफ 80, 80 में 0 लगा दीजिए, 800 बन गया। तो ये 80% का करेक्ट जवाब हो गया। अच्छा जी, लास्ट मैथ्स का लास्ट, डैश इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ कैन बी कट फ्रॉम 3 वुडन स्ट्रिप्स ऑफ 8 meters, 12 meters एंड 20 meters। देयर इज नो वेस्टेज और अनइक्वल कट पीसेस। कुछ वुडन स्ट्रिप पीसेस हैं, एक 8 मीटर की है, एक 12 मीटर की है और एक 20 मीटर्स की है। आपसे सवाल ये किया जा रहा है
कि हम इनको बराबर पीसेस में कट करना चाहते हैं। अब बराबर पीसेस में तो 1-1 मीटर पर भी सब कट हो सकते हैं, ये तो सब 2-2 मीटर पर भी कट हो सकते हैं, ये तो सब 4-4 मीटर पर भी कट हो सकते हैं। बट यहां क्या मेंशन है, डैश इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ, यानी कि आपने वो नंबर तलाश करना था जो सबसे बड़ी स्ट्रिप इसमें से कट पीस के तौर पर हमें निकाल कर दे। तो वो क्या हो सकता है, 4 के ऊपर नहीं हो सकता, 5 करेंगे तो या तो 3 मीटर का कट पीस बच रहा है। आगे मेंशन है देयर इज नो वेस्टेज, नो अनइक्वल कट पीस, कोई भी अनइक्वल कट पीस नहीं बचना चाहिए। तो 5 तो हो ही नहीं सकता था, 6 तो हो ही नहीं सकता था, तो इसका तो मैक्सिमम 4 ही हो सकता था कि आप 4-4 मीटर के यहां से 2 पीस निकाल लें। अब सभी बराबर रखने हैं तो बाकी सब जगह से भी 4-4 मीटर ही निकालना पड़ेगा। यहां 4-4 मीटर के कितने पीसेस निकलेंगे, 3। यहां 4-4 मीटर के कितने पीसेस निकलेंगे, वेल डन, 5, 4, 4, 8, फिर 4, 12, और फिर 4, 16, और फिर 5, फिर 4, 20, और टोटल 5 हो गए। तो यू 2 + 3 5, 5 + 5 10, यानी कि टोटल 10 पीसेस। इतना आसान सा सवाल था। और आप इसको बुक्स में, वो कहते हैं कि हम जो बुक्स में पढ़ते हैं हमारे काम किधर आता है, तो इस तरह से हम बना दो कि कारपेंटर है, आप अपना मटेरियल जावने से बचा उस तरह की उसको कैलकुलेशन करके दें। ये चीज बच्चों को पढ़ाई जाती है 4th क्लास में HCF के नाम से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैं आपको याद भी दिला देता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, अगर आप थ्योरेटिकली इसको समझना चाहें, क्योंकि वैसे तो जबानी में हमारा इतना आसान सवाल था, बट आपको याद होगा पहले आप 8 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स में 3 2 आ गए। फिर आप 12 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं हम एलसीएम ले रहे हैं, गलत है। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 2 × 3। उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 20 की, 20 के फैक्टर्स आ गए 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो 20 का आ गया 2 × 2 × 5। और एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, एचसीएफ आप निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स को लेते हुए बस। तो एक तीनों में जो कॉमन है वो 2 है, और एक और 2 भी तीनों में कॉमन है, और कुछ भी और तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहां से एक 2 पिक होगा एज ए कॉमन फैक्टर, यहां से एक और 2 पिक होगा एज ए कॉमन फैक्टर। जवाब क्या आएगा, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल ऑफ दीज 3 नंबर 8 12 एंड 20। बट अब आप जिस एज में हैं आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए आप में से बताएगा वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में 12 भी आ जाए, गौर से सुनिएगा, 12 भी आ जाए, 24 भी आ जाए और 30 भी आ जाए। 12 24 30 बड़े से बड़ा नंबर किस टेबल में अभी तीनों नंबर देखते हैं, एक्सीलेंट 6। अब आप जब 12 के अलग से प्राइम फैक्टर निकालेंगे, आप जब 8 के कौन सा नंबर है, हाँ 24 के अलग से आप निकालेंगे, 30 के आप अलग से निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर जमा करेंगे, अपनी जिंदगी के 5-6 मिनट वेस्ट करेंगे, और यहां लिखकर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6, जो कि आपने डायरेक्ट निकाला। क्यों? बिकॉज यू नो द मीनिंग ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सोचो ऐसे नंबर के बारे में जिसके टेबल में जो सबसे बड़ा और जिसके टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं। सो अनदर क्वेश्चन ऑफ 4th क्लास लेवल। उसके बाद आ जाइए जनरल नॉलेज। इससे ज्यादा आसान जनरल नॉलेज और हो ही नहीं सकती थी। वजह है कि याद रखिएगा, जनरल नॉलेज हिस्ट्री आ जाए बहुत मुश्किल हो जाती है, जनरल नॉलेज पॉलिटिक्स पर आ जाए बहुत मुश्किल हो जाती है, जनरल नॉलेज तारीखों पर आ जाए बहुत मुश्किल हो जाती है, जनरल नॉलेज टेक्नोलॉजीज पर आ जाए, साइंस पर आ जाए, मुश्किल हो जाती है। सबसे आसान जनरल नॉलेज कौन सी होती है? करंट अफेयर्स की। क्योंकि जो चीजें हाल में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, सेल फोन्स में आपकी नजर से गुजर रही है, कहीं ना कहीं आपके कान में वो चीज पड़ रही है, तो वो चीजें आपको मालूम होती हैं। और एसएसटी में पहला सवाल तो छोटी सी बच्चों की आप किताब में देख लें, जो कि जिसमें आपको लार्जेस्ट कंट्रीज वगैरह बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन दोनों तरीकों से पढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर लार्जेस्ट कंट्री और कंट्री का आपको तो कॉन्टिनेंट्स तक पढ़ाए जाते हैं, सिटीज तक पढ़ाए जाते हैं, राइट, और मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाए जाते हैं आपको एसएसटी में। सो पहला जनरल नॉलेज, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया? अपने रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वेल डन, कनाडा। अच्छा, नंबर 1 पर कौन है नंबर पे रकबे के लिहाज से? और पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का नंबर 1 कंट्री कौन है? चाइना। और सेकंड पर है इंडिया, राइट। बट कहते हैं क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल है तो शायद इंडिया बहुत जल्द बीट कर जाएगा, तो इस वजह से कर भी है। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त इंडिया बीट कर चुका है पॉपुलेशन में, वर्ल्ड कप की तरह पॉपुलेशन भी जीत चुका है। सबसे ज्यादा आबादी अब जो इंडिया की है, चाइना पीछे रह गया। थैंक यू सो मच फाजा, वेल डन। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाइए
ये आपको आई थिंक सैंपल पेपर या लास्ट ईयर का जो स्कॉलरशिप टेस्ट था उसका क्वेश्चन सीधा सीधा रिपीट हुआ है, एम आई राइट? डॉलर वाला, राइट? आपने खुद देखा होगा। तो स्टूडेंट्स खास तौर पे वो डॉलर का रेट भी देख कर आए थे, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस साल पूरा एज रिपीट किया गया। तो कल जब आप टेस्ट दे रहे थे उस वक्त डॉलर का रेट 278.33 था, इट मींस 278। फिर भी हमने मोहतात रहते हुए वर्ड अप्रोक्सीमेटली इस्तेमाल किया था कि करीब तरीन बताएं डॉलर रेट आज का क्या है, सो दैट इज 278। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, सिवाय एक आध के सवाल का किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दीज डेज? इन दिनों पाकिस्तान के सदर कौन हैं? बट किसी ने नहीं, मुझे नहीं पता वजह क्या थी। पता नहीं बच्चे क्या सोच रहे थे कि हमारे नंबर भले भाड़ में जाए, हम इन पे सर्किल नहीं करेंगे हालात और महंगाई को देखकर। तो मुझे नहीं पता व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, बट आसिफ जरदारी पर आई थिंक सिर्फ एक या दो स्टूडेंट ने सर्किल किया था अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये आपको पता होना चाहिए कम से कम कि प्रेसिडेंट हमारा ऑनररी सबसे बड़ा है, इख्तियारात के एतबार से नहीं, बट पाकिस्तान का ऑनर के एतबार से, रिस्पेक्ट के एतबार से, इज्जत के एतबार से जो हाईएस्ट रैंक, जो पोजीशन, जो डेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, राइट? और वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब है। उसके बाद 19, पता नहीं यहां पर सबने इंडिया को गलत रन से जिता दिया। इंडिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल बाय 5 रन, 7 रन, 9 रन, 11 रन। अब कोई 9 रन से जिता रहा है, कोई 11 रन से इंडिया को जिता रहा है, कोई 5 रन से जिता रहा है। मतलब आप क्या इसको मुश्किल सवाल कह सकते हैं? बट मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने किसी का इसका करेक्ट जवाब देखा हो। 7 रन, ऑप्शन बी। एंड द लास्ट वन इज, ये बताया जाता है, बल्कि एक्टिविटी कराई जाती है 1 और 2 क्लास के बच्चों को, कलर एक्टिविटी, जिसमें उनको रंग और पेंटिंग वगैरह उनके हाथों में मुख्तलिफ कलर्स लगा के ऐसे यूं दायरे बनाते हैं और फिर कलर्स को मिलाते हैं। ये 1-2 क्लास के बच्चों की एक्टिविटी है। ये था 1 क्लास के लेवल का क्वेश्चन, या शायद उससे भी पहले का। व्हाट कलर डू यू गेट व्हेन यू मिक्स ब्लू एंड येलो? जब आप ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो ग्रीन बनता है। किसी ने पर्पल बना दिया, किसी ने ब्राउन बना दिया, किसी ने ऑरेंज बना दिया, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रीन भी बनाया, ऐसी बात नहीं। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और जो स्कॉलरशिप विनर्स उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं।